आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लोग लगातार देख रहे होंगे तमाम चैनल्स पर दिन भर कि किस तरीके से महाराष्ट्र के निकाय चुनावों को कवर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 29 नगर निगम के लिए जो काउंटिंग है वो लगभग लगभग खत्म होने वाली है और 29 में से जो 23 नगर निगम है वहां बीजेपी का गठबंधन आगे है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, इन तमाम बड़े शहरों में लगभग लगभग बीजेपी ने और शिवसेना के साथ, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर अपना मेयर उनका बनने वाला है। वो निकाय चुनाव बहुत शानदार तरीके से जीत रहे हैं। तो कहा जाए तो बीजेपी ने का एक बढ़िया दबदबा जो निकाय चुनाव है, निकाय है, वहां पर भी महाराष्ट्र में हो गया है। और जो दो परिवार साथ आए थे मुंबई में, उद्धव ठाकरे शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे साथ आए थे, लेकिन वो लोग भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे को नहीं हरा पाए। उनकी टैली 56-57 पर अटक कर रह गई, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे 100 पार कर चुके हैं। तो वहां पर भी बहुत, मुंबई का जो बीएमसी का इलेक्शन है वो बीजेपी जीत चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और निगम में बीजेपी, यानी ज्यादा ताकत, ज्यादा जिम्मेदारी। पुणे में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे को 90 सीटें मिली हैं। एनसीपी, वहां पर अजीत पवार और शरद पवार साथ आए थे, उनको मात्र 20 सीटें। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को 10 सीटें मिली हैं। तो यहां पर भी हार विपक्ष को मिली है। बत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द रेड माइक पाठशाला आप देख रहे हैं। जरा द रेड माइक पाठशाला का घंटा बजा दिया जाए ताकि हम लोग इस चर्चा को शुरू करें और बत्रा साहब डिकोड करें जो नतीजे आए हैं मुंबई में और महाराष्ट्र के इन तमाम शहरों में। बत्रा साहब, ओवर टू यू, ओवर टू यू। सौरभ, थैंक यू। सैपरन वेव महाराष्ट्र में एक बार फिर से 2024 में लोकसभा में जो अपसेट हुआ, उसके बाद 2024 के विधानसभा का जो रिजल्ट था वैसा कुछ रिजल्ट अभी दिख रहा है। आपने जो भी एक्सप्लेनर दिया कि इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस ऐसे थे जहां बहुत ही विचित्र तरह के अलायंसेस बन रहे थे। इनफैक्ट एक ऐसी कॉर्पोरेशन का मैं एग्जांपल दूंगा जहां कांग्रेस और बीजेपी अलायंस में आ गए थे। हालांकि फिर वो डिसॉल्व हुआ अलायंस। निकल अंबरनाथ नाम है उस इलाके का। तो जैसा कि आपने कहा कि पुणे में एनसीपी का पवार प्ले जिसको कह रहे हैं, कि हालांकि अजीत दादा पवार जो है वो स्टेट और लोकसभा में तो बीजेपी के साथ, लेकिन पुणे में वो शरद पवार जी के एनसीपी के साथ लड़े। फिर अगर आप देखें बॉम्बे में, मुंबई में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे वापस साथ में आए, जबकि राज ठाकरे कभी इधर कभी उधर रहे हैं पीछे पास्ट में। कई जगह पे कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ी है, कई साथ में लड़ी है। लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर इसमें रहा है सौरभ, कि पूरे राज्य में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का डोमिनेंस देखा जा रहा है। डिपेंडिंग ऑन एरियाज, कहीं पे शिवसेना एकनाथ शिंदे ज्यादा रेलेवेंट है, कहीं कम। लेकिन मतलब एक रिपीट है 2024 के विधानसभा का मोटा मोटी। हालांकि मैं एक बात थोड़ा कहूंगा कि जिस तरह की लीड और स्वीप की बात हो रही थी कुछ एग्जिट पोल्स में मुंबई में, अभी तक जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं है, वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल है यूबीटी और राज ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के लिए। जो मैं लेटेस्ट देख पा रहा हूं, बीजेपी प्लस 118 227 में से तो वो हाफ में तो पार कर गए हैं, लेकिन यूबीटी प्लस एनसीपी 70 और कांग्रेस 12, मतलब विपक्ष की मिला के भी 82 वार्ड्स में लीड्स अभी हैं। तो ये राजस्थान जैसे 2023 में हुआ था वैसा कुछ मुझे दिख रहा है, ना कि मध्य प्रदेश 2023 का, जहां एक तरफा 150 सीट आ गई क्लीन स्वीप बीजेपी को नहीं और है, क्लीन 50। स्वीप नहीं है तो जी। एक ठीक ठाक फाइट दी है यूबीटी राज ठाकरे ने। लेकिन अब बाद में फिर पोस्टमार्टम होगा, अगर क्या कांग्रेस साथ में लड़ती तो इनको फायदा हो जाता, क्या कांग्रेस ने जो वोट खींचा माइनॉरिटीज का उसकी वजह से नुकसान हुआ। बट ये सब बात की बातें हैं। लेकिन आज की तारीख में ये साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में, क्योंकि देखिए मैंने आपके साथ एक जो शो किया था कुछ दिन पहले, ये बीएमसी का चुनाव इतना टला, कहीं ना कहीं ये शिवसेना का गढ़ था।
और शायद कुछ ऐसी शक्तियां थी जो नहीं चाहती थी कि ये चुनाव तब हो जब शिवसेना, ठाकरे गुट की शिवसेना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। आज जब स्थिति ऐसी आई, जब चुनाव हुआ, ये बहुत कमजोर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है सबसे दिल तोड़ने वाली हार जो होगी उद्धव ठाकरे और परिवार के लिए, वो ये होगी, क्योंकि इस संस्थान पर उनकी जो सत्ता थी वो काफी सालों से थी। ऑन द फ्लिप साइड पहली बार शायद बीजेपी का एक मेयर होगा, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में बीजेपी, मेयर बीजेपी, तो बीजेपी पर सवाल भी ज्यादा उठेंगे और बीजेपी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। लेकिन साथ साथ 25 साल के बाद अगर एक नई पार्टी आ रही है तो हो सकता है कोई नई ऊर्जा, नए आइडियाज भी आए। देखते हैं मुंबई के भविष्य में क्या है। लेकिन आज की तारीख में खतरे की घंटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार, और देखिए कांग्रेस, जो आपने कहा लातूर चंद्रपुर में अच्छा कर रही है, कांग्रेस के पास एक एडवांटेज ये है कि वो एक नेशनल पार्टी, वो अपने आप को सस्टेन कर लेगी, चाहे वो अधमरे सिचुएशन में भी हो, जैसे वो यूपी में है, वो बीच बीच में खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये रीजनल पार्टी क्योंकि इन्हीं राज्यों पर डिपेंडेंट है, तो ये सारी जो हारें होती हैं इनके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। और अगर रीजनल पार्टी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है तो उसकी बेनिफिशियरी एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस खड़ी रहेगी, जैसे मैंने कहा, चाहे अधमरे हाल में भी। लेकिन कांग्रेस का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब ये सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो डिस्कोर्स था पूरा इस इलेक्शन में आते हुए, उसमें बीएमसी को लेकर बहुत फोकस था, उसमें कांग्रेस की बात ही ऐसे हो रही थी कितना वोट काटेगी, ये नहीं था कि कांग्रेस से जीतने के चांसेस कितना वोट काटेगी। तो वो जो दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति हो गई आम आदमी पार्टी के आने के बाद, वही कुछ स्थिति में कांग्रेस के बारे में अब बात की जा रही है मुंबई में भी। और बाकी जो आपने ब्यौरा दिया हमें, मैं तकरीबन 1 घंटे पहले का जो मेरे पास था, मुंबई बीजेपी लीड, पुणे बीजेपी लीड, कल्याण डोंबिवली शिंदे सेना लीड, थाने शिंदे सेना का बहुत बड़ा गढ़ है बाय द वे, तो वो इम्पोर्टेंट। नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर, वसई विरार, इन सब में बीजेपी आगे। भिवंडी में उस समय कांग्रेस आगे थी। पनवेल, नागपुर, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पे बीजेपी आगे थी। कोल्हापुर में उस समय कांग्रेस आगे थी। सांगली, मिराज, कुपवाड़ में बीजेपी आगे थी उस समय। सोलापुर में बीजेपी, मालेगांव में शिंदे सेना, अहिल्या नगर में एनसीपी अजीत पवार, जलगांव बीजेपी शिंदे सेना, धुले बीजेपी, इचलकरंजी बीजेपी, नांदेड़ बीजेपी, जालना बीजेपी, अमरावती बीजेपी, अकोला बीजेपी, चंद्रपुर कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं ये, और लातूर कांग्रेस, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सबसे फ्रीक्वेंटली जो नाम आ रहा है उसमें बीजेपी ही आ रहा है। ये रिजल्ट बदले होंगे पिछले 45 मिनट में, लेकिन ये लास्ट जो मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट थी ये थी। और जहां तक बीएमसी का सवाल है सौरभ, तो जैसा कि मैंने फिर कहा, 118 महायुति, 70 यूबीटी प्लस राज ठाकरे प्लस एनसीपी शरद पवार, और कांग्रेस के पास है इस समय 12 वार्ड्स पर लीड। और अगर मैं बात करूं नागपुर में बीजेपी एक तरफा आगे 113 वर्सेस 30, 151 में से। ठाणे में बीजेपी प्लस 49, एनसीपी 8, यूबीटी प्लस एमएनएस प्लस एनसीपी एसपी, इसमें अजीत पवार का अलग है 8, बीजेपी प्लस शिंदे सेना का 49 है। पुणे में बीजेपी प्लस 90, एनसीपी प्लस 20, मतलब जहां एनसीपी एसपी और एनसीपी अजीत पवार साथ आए वो 20, और बीजेपी प्लस वो 90, और वहां पर कांग्रेस एसएस यूबीटी साथ में लड़ रहे थे। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं इस चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक चीज और भी सामने आती है सौरभ, कि इस चुनाव में मोदी जी और अमित शाह का कुछ बहुत एक्टिव इंटरवेंशन नहीं था। ये चुनाव जो था वो बीजेपी की सेकंड रंग लीडरशिप और महाराष्ट्र की लोकल लीडरशिप में लड़ा था। तो विद इन बीजेपी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है कि बीएमसी का चुनाव जीतना और निकाय चुनाव जीतना, जैसे हम बता रहे हैं कि 29 में से 23 नगर निगमों में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि आप बड़े जो शहर है महाराष्ट्र के, वहां आपका दबदबा हो गया। और साथ में ये एक बहुत चिंता की बात है विपक्ष के लिए भी, और खासकर मनसे और उद्धव ठाकरे के लिए, कि आप लोग साथ आए, ठाकरे परिवार साथ आए,
और मुंबई में जिस तरीके से हिंदी भाषियों को लेकर के जो बयान आए कि लात से मारेंगे, या फिर अन्ना मलाई को रसमलाई कहना हो, तो वो सारे जो बयान एक वक्त चलते आए थे कि मतलब 1997 से लगातार बीएमसी में शिवसेना का कब्जा रहा है, वो जो बेस्टियन था, जो बीएमसी था, जहां शिवसेना का सिस्टम था, भले ही केंद्र में किसकी सरकार रही हो, राज्य में किसकी सरकार रही हो, वो अब चला गया है। तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी और बहुत खतरे की घंटी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए, क्योंकि परिवार साथ आया है और उनको लग रहा था कि शायद वो बहुत अच्छा करेंगे, जो अच्छा ठीक कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना जरूरी होता है, वो जीत हासिल नहीं हुई है। तो बत्रा साहब, ये बताइए क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे से कहाँ कमी रही? और हमने देखा है पूरे देश भर में जितने निकाय चुनाव होते हैं, वहां पर जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको फायदा होता है, उसको थोड़ा सा एज होता है। हालांकि केरला में ये नहीं हुआ कि हाँ, कांग्रेस ने केरला केरला में इज, अच्छा। हाँ, तो नहीं केरला में वो, लोग पढ़े लिखे हैं सर, बट 90% से ज्यादा बट साक्षरता सौरभ दर सौरभ, है। ये भी डिपेंड करता है कि वो चुनाव हो कब रहा है, राइट? अगर ये चुनाव असेंबली इलेक्शन के बाद हो रहा है तो ये नई सरकार, कहीं ना कहीं नई सरकार एक हनीमून पीरियड है, उस पर एक रेफरेंडम है। अगर ये हम्म। इलेक्शन से जस्ट पहले हो रहा है जैसे कि केरला में हुआ, तो ये जो आपकी 4 साल की गवर्नेंस है, ये उस पर एक रेफरेंडम है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है दो अलग अलग चुनाव है। बट ये जो आपने जिक्र किया महाराष्ट्र का, देखिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से कमी कहाँ रही साल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शुरुआत तो इसी बात से करते हैं कि इस समय बीजेपी के पास सरकार है, पार्टी है, पैसा है, मतलब वो सब चीजें हैं जो उन्हें चाहिए। और प्लस उनकी जो एग्जीक्यूशन है, स्ट्रैटेजी है, वो तो अच्छी है ही, और आरएसएस वगैरह का सपोर्ट है ही। तो पहले तो ये बात मान लेते हैं कि बीजेपी कई कारणों की वजह से, कुछ अपने और कुछ एक्सट्रेनियस, आगे शुरू करती है गेम, मतलब कुछ कदम आगे शुरू करती है गेम। तो पीछे जो है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस गैप को भरने के। अब ऐसे में क्या होता है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक पुराने फॉर्मूले पर जाते हैं, मराठी माणूस, और उसके चलते वो क्या करते हैं, वो मराठी कंसोलिडेशन की वजह से एक ऐसा रिटोरिक बनता है, एक नैरेटिव बनता है जिससे नॉन मराठी काउंटर पोलराइज होते हैं। प्लस जो उस दिन हम्म। आपने जिक्र किया मामू फॉर्मूला कि मराठी के साथ मुस्लिम भी चाहिए, तो कांग्रेस जब अलग हो जाती है तो वो जो उद्धव ठाकरे को शायद एक उम्मीद रही होगी कि देखिए अगर हम मराठी मानुस वोट ले लेंगे तो मुस्लिम वोट टैक्टिकली हमारे पास आ जाए। वो लगता है कि कांग्रेस डेंट मारने में सक्सेसफुल, मोटा मोटा। अब इसमें मैं हम्म। कहूंगा कि बीजेपी जैसे जगरनॉट को आपको हराना है जो इतना आगे पहुंच गया, अब ये जो पुराने टेस्टेड फॉर्मूला है ये आइसोलेशन में नहीं चलेंगे। मैं कतई ये नहीं कहता कि आरजेडी एमवाई पर इलेक्शन नहीं जीत सकती, या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मराठी मानुस में वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको छोड़ दें, लेकिन आप केवल अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि द गेम बदल चुकी है। और उसको एक्सपैंड करने के लिए आपको, आपके साथ जो मैंने जिक्र की थी शायद चर्चा भी जो पहले की थी, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे ने कोशिश की थी थोड़ी एक कॉस्मोपॉलिटन इमेज बनाने की उद्धव हम्म। सेना की, लेकिन जो सरकार उनकी गिरी 22 में, उसके बाद जो एवेन्यूज थे ना उस रीडेफिनेशन के, वो कम हो गए। क्योंकि आप फिर तो पार्टी को बचाने के मोड में चले गए, तो आप पार्टी को रीडिफाइन कैसे करते हैं? पार्टी रीडिफाइन करने के लिए पार्टी पर पहला क्लेम होना चाहिए ना। तो कहने का हम्म। मतलब ये है कि जो नए डेफिनेशंस आप दें, वो जो नए डेफिनेशंस हैं, जो नए वोटर्स को आपने आउटरीच करना है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, ये सबके हम्म। लिए जाता है। कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार में जाता है, ये उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में जाता है, ये मुंबई में जाता है, ये एनसीपी के लिए वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएगा, ये अखिलेश यादव के लिए यूपी में जाएगा, और ये कांग्रेस के लिए हर जगह जाएगा। मुझे लग रहा है कि 3 सीटों में, अमरावती में भी कांग्रेस आगे है, हो गई है, तो 3 जो लातूर, चंद्रपुर और अमरावती, जो हम्म। 3 नगर निगम है, वहां पर बत्रा साहब कांग्रेस आगे है। बाकी तो बीजेपी और शिवसेना एक नाशन दे के जी आगे है। जी जी। और मैं देख पा ये, रहा हूँ टोटल, हाँ प्लीज, बोले बोले जी, बोले बोले जी। टोटल जो वार्ड्स जैसे दिखाए जा रहे हैं 2869 वार्ड्स, हम्म। उसमें से बीजेपी अपने आप में 1000 वार्ड्स पर लीड में, 1000 से। हम्म। महाराष्ट्र में 2869, ये डेटा एक चैनल से मैं ले रहा हूँ, तो हम्म। उसमें से तकरीबन 1000 से ऊपर वार्ड में बीजेपी आगे है।
और कांग्रेस का आंकड़ा है 176, 10%, मतलब 10 से 20% बीजेपी। तो बहुत बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में जो एक उम्मीद जगी थी लोकसभा के बाद विपक्ष में, वो विधानसभा में तो चूर हो गई। और ये एक कॉन्फर्मेशन है कि विधानसभा में जो हुआ वो ट्रेंड होल्ड कर रहा है। अब इसमें आप वोटिंग मैल प्रैक्टिसेस जो एलिगेशन लग रहे हैं उसका जिक्र कर ले, रिसोर्सेज का जिक्र कर ले, संगठन का कारण जो भी है, लेकिन अब आपको इस तंत्र में रह के लड़ना है, तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये सच्चाई है। अब आप इससे निकलेंगे कैसे? बत्रा साहब, क्या आप मानते हैं कि बीएमसी में कांग्रेस को अलायंस में साथ ना लेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा, या कांग्रेस का अलायंस में ना आना उनके लिए एक बहुत नुकसान दे रहा, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया है उस गठबंधन ने भी, और कांग्रेस ने भी तमाम सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे खासे वोट लिए हैं। तो कांग्रेस को साथ में ना लेना क्या बीएमसी में भारी पड़ गया ठाकरे बंधुओं को? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि ये जब पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर रही होती है इलेक्शन से पहले, तो ये टफ चॉइसेस, एक हॉब्सन्स चॉइस करके एक फ्रेज है अंग्रेजी में, यहाँ जाए या वहां जाए, दोनों ही जगह दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम है, कठिनाइयां हैं, तो एक चुनना है आप। देखिए, कांग्रेस भी नहीं जाना चाह रही थी शिवसेना के साथ, बिकॉज एमएनएस की वजह से कांग्रेस को उत्तर भारत में नुकसान हो सकता है, प्लस कांग्रेस का मुस्लिम वोट छिटक रहा है, उनको ये डर है महाराष्ट्र में, वो एनसीपी और शिवसेना को जा रहा है, अपने अलायंस पार्टनर्स को। कांग्रेस के अपने इंटरेस्ट थे। ऐसे में एसएस, यूबीटी और एमएनएस चाह कर भी अगर कांग्रेस नहीं जाती तो क्या कर सकते? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये अलायंस साथ में हो जाता तो क्या वोटिंग पैटर्न यही रहता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कई वोटर हैं एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के इस प्रदर्शन में, जो शायद अगर कांग्रेस साथ आती तो वो नहीं वोट देते इनको? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन है, हो सकता है वो ज्यादा होता। तो ये काउंटर फैक्चुअल्स एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए, शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को छोड़ा तो एमएनएस को साथ ले लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वो घर पूरा खाली छोड़ दिया, उन्होंने रिप्लेसमेंट मांगी, उन्होंने ढूंढी रिप्लेसमेंट है। नहीं तो और मनसे वो के उनकी पास देने के लिए क्या है? मनसे के पास ये भी नहीं, देखने के लिए, क्योंकि मनसे के मनसे और पास उद्धव ठाकरे, देखिए मनसे और उद्धव ठाकरे वो एक ही प्रकार के वोटर्स को केटर करते हैं, मराठी मानस। और वो जो सेंध थी जो मनसे ने लगाई थी, वो उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में लगाई थी। लेकिन कांग्रेस का वोट सौरभ, बैंक अगर कौन है? दलित, नहीं बिल्कुल पिछड़ा, मुसलमान। तो वो एक नुकसान है ना, कांग्रेस का वोटर तो कांग्रेस के साथ है ना। नहीं, लेकिन अगर आप देखें सौरभ कि मनसे अगर अलग लड़ती तो वो वोट खींच जाती ना आपको। 2024 के विधानसभा में मनसे का तकरीबन 1.5% वोट है पूरे महाराष्ट्र में। और अगर आप केवल मुंबई मुंबई में देखोगे तो लायंस शेयर वहां से आ रहा है। जी। मतलब मुंबई के इलाके में ऐसे कई वोटर थे जो मनसे को प्रेफर कर रहे थे, शिवसेना यूबीटी वाले अलायंस को नहीं। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रही होगी कि देखिए, मनसे मुंबई में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरे महाराष्ट्र में हमें जरूरत नहीं है। तो वो आपका जो असम्पशन है कि सेम वोटर है, तो जब सेम वोटर है तो फिर वो विधानसभा में मनसे को वोट क्यों कर रहा है? उसको विधानसभा में भी यूबीटी को वोट देना चाहिए था। फर्क है, मतलब वो एक ऐसा चंक है वोटर का, मनसे का, जो कहीं ना कहीं यूबीटी के साथ तब आएगा अगर मनसे साथ जुड़ेगी। एक ही है। दूसरा, जो आपने कहा कि कांग्रेस का वोट खड़ा हुआ है, ये बात सही है, कांग्रेस का वोट मुस्लिम तो खड़ा ही हुआ, दलित थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। बट जब कांग्रेस हट जाती है उस पिक्चर में से, तो एक वो जो मराठी मानुष वाला पुश है, शायद वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से शिवसेना यूबीटी और मनसे कर पाते, क्योंकि जो कंपल्शन है कांग्रेस के साथ रहने के, वो हट जाते। वो जो कांग्रेस जब आती है तो कंपल्शन बन जाता है कि आपको गुजराती और राजस्थानियों को भी प्रॉपर इज्जत से बात करनी है, क्योंकि हमको वहां जाके इलेक्शन लड़ना। तो वो रिटोरिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते अगर कांग्रेस साथ रहती। ये सब कैलकुलेशंस हैं सौरभ, इसमें एरर हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ये पूरी तरीके से गलत है या इसमें कोई सेंस नहीं है। जी, जो कैलकुलेशन आपने किया, जो लॉजिक आपने बिठाया, शायद उसका पलड़ा इधर भारी रहता उधर, लेकिन चुनाव हमेशा से टफ होने वाला था ये शिवसेना यूबीटी के लिए। मैं तो फिर भी कहूंगा कि एक जो टैली अभी आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि अभी सारे सीटें नहीं आई हैं, 19 सीटों वार्ड्स का रिजल्ट बाकी है, ये एक रिस्पेक्टेबल रिजल्ट है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं सौरभ, सभी कह रहे हैं कि अगले
2-3 साल में भी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ऊपर नीचे होने वाली है चीजें, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है बिल्कुल सौरभ। होने वाले हैं। 6 पार्टियां, उसमें से 4 पार्टियां 2 में से निकली है। अभी अलायंस जब होता है किसी निकाय में 2 आ जाती है साथ में, 2 कहीं साथ आ जाती हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं है मॉडल, मेरा ये कहने का मतलब। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल देखना पड़ेगा क्या होता है आगे, क्योंकि आप परिवार एक हो रहे हैं। कुछ तो वहां सिम्टम हो ही रही है कि मनसे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, तो अजीत पवार और शरद पवार साथ आए हैं। एक बहुत स्ट्रैटेजी रिवर्क करनी होगी समूचे विपक्ष को, अगर महाराष्ट्र में उन्हें बीजेपी को हराना, और बीजेपी धीरे धीरे महाराष्ट्र को अपना बैस्टियन बनाते जा रही है। तो मराठी मानस वाला कार्ड जो है वो अब चला नहीं बीएमसी में, और शायद संगठन, आप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ते हैं तो संगठन एक हो जाए, फिर आप चाहते हैं कि नहीं बीएमसी में अलग हो जाए तो फिर वो अलग हो जाएं। तो तमाम तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जमीन पर होंगी, और एक हमेशा एडेड एडवांटेज रहता है उस दल को जो सत्ता में होता है राज्य में, वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है। बत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगा कि एक छोटा सा डिस्पैच अपने द रेड माइक पाठशाला के दर्शकों को लिए लाना चाहिए, जो बीएमसी के नतीजे आए हैं, क्योंकि भले ही ये नतीजे हो एक राज्य या एक शहर या नगर निगम के, लेकिन जो इम्पैक्ट उनका वो नेशनल है, क्योंकि ये नतीजे राजनीतिक दलों के मोराल पर असर डालते हैं। तो जरूर आज ठाकरे का मोराल थोड़ा गिरा हुआ होगा, और शिवसेना और बीजेपी वाले तो जश्न मना ही रहे हैं। हमें देखने के लिए दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बत्रा और हम जल्द एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।